वो लोग जो वाकया में गैर कानूनी तरीके से इलीगल ऑक्यूपेंट है, इलीगल तरीके से उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, उन लोगों को कोई भी जो है इसमें सेफ गार्ड नहीं है। उन लोगों के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उनको बचा सके। हाँ, बेहतर यही है कि वो खुद लैंड जो है वो छोड़ दें कानूनी तरीके से। जो डिप्टी कमिश्नर हैं या तहसीलदार साहब हैं, उनको वो ज़मीन हवाले कर दें। एक नोटिफिकेशन निकली है, अब तहसीलदार साहब के ऑफिस से, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से नोटिस निकला है, लोगों को अवेयर किया है कि जिनके पास या जिसके पास स्टेट लैंड है या इलीगल जो अराजी है वो उसको जो है उससे कब्ज़ा अपना छोड़ दे, मकानों को खाली कर दे, मकानों को खुद ब खुद मिसमार कर। पुंछ सिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जो चरांद है, काचराई है, स्टेट लैंड है, जहां पर लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है। तो उसी को रिट्रीव करने के लिए जो है उसी तरह के जो रकबा जाते हैं गवर्नमेंट ने अहकाम जारी किए हैं, और जिसमें अभी हमारे तहसील लेवल के ऊपर तहसीलदार साहब हैं, नायब तहसीलदार हैं, तो उन्होंने अहकाम जारी किए हैं। जारी किया था उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास स्टेट लैंड, रोशनी लैंड हैं, उनके लिए एक फरमान जारी किया था कि वो उनसे जल्द से जल्द सरकार अपनी ज़मीन वापस लेगी जिन्होंने इलीगल अक्रोचमेंट करके सरकार की ज़मीन रखी है। ये 3 महीनों का ये वक्त था कि 3 महीनों के अंदर सरकार अपनी ज़मीन वापस लेगी। उसके बाद एक और फरमान जारी किया कि सरकार अब 20 दिनों के अंदर अपनी ज़मीन वापस करेगी, यानी कि 31 जनवरी से पहले तमाम डीसीज़ को ये ऑर्डर दिया गया है कि जितनी भी इलीगल अक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए और तमाम जो ज़मीन है सरकार की, रोशनी लैंड, काचराई या स्टेट लैंड, तमाम ज़मीनें जो हैं वापस ली जाएं। उसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट बज़मी साहब। बज़मी साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा, कानून की नज़र में इलीगल अक्रोचमेंट किस चीज़ को कहा गया है? देखिए, इलीगल जो गैर कानूनी हो, गैर कानूनी मतलब कि कोई भी वो ज़मीन जो आपकी नहीं है, आपकी मलकियत नहीं है, या आपने ली है लेकिन गैर कानूनी तरीके से ली है, और उसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर होगा, वो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है। और अगर वो आपके कब्ज़े में है तो आप इलीगल ऑक्यूपेंट है। या इलीगल अक्रोचर्स वो भी इसमें आते हैं जिन्होंने 3 मरले पे अपना मकान बनाया है, या इसमें वही लोग आते हैं जिनके पास 500 कनाल ज़मीन आती है, उस पर बिल्डिंग बनाई है, होटल्स बनाए हैं, कई चीज़ें और बनाई हैं। देखिए, इलीगल की डेफिनेशन ना तो गरीब के लिए ना अमीर के लिए है। गैर कानूनी जो होता है उस पर अमीर भी आएगा, उसमें गरीब भी आएगा। अब ये एक डिग्री जो है, कानून के पास तो कंपैशनेट ग्राउंड होता है, गरीबी के लिए, गरीबों के लिए अलग कानून नहीं है, अमीरों के लिए अलग कानून नहीं है। वही सेक्शन जो है गरीब पे लगती है, वही अमीर पे लगती है। और अब ये कानून जो है कोई नया जो है ये नाफिज नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज से 3-4 साल पहले जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी लैंड ग्रैबर्स को लेके। जो आपको पता है कि जम्मू में जो बठिंडी का, सुंजवा का एरिया था, जो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर लोगों ने इंक्रोचर की थी, तो लैंड ग्रैबर्स थे, तो वहाँ पर PIL फाइल की थी। तो उस PIL में जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि जितने भी इलीगल जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, जो स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, काचराई है, चरांद है, इस तरह की जो भी ज़मीनें हैं, तो उसमें से लोगों को बेदखल किया जाए, उसमें रेड एंट्री की जाए। और रेड एंट्री जो है तब से पिछले 4 सालों से रेड एंट्री का जो है प्रोसेस चल रहा है। और मैक्सिमम जितने भी रकबा जाते हैं, अगर आप आज की डेट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, स्टेट लैंड, चरांद के ऊपर तो वैसे भी चरांद और काचराई एक ऐसा रकबा है, उसके ऊपर तो किसी को भी हक नहीं है कि वो अलाटमेंट करवाए, उसके ऊपर किसी की गिरदावरी भी नहीं चढ़ सकती है। लेकिन अगर किसी ने चढ़ाई थी तो वो तो सुओ मोटो जो होती है वो उसको नाजायज़ ही करार दिया जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। दूसरे जो स्टेट लैंड थी, स्टेट लैंड में लोगों ने क्या किया था कि कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कुछ अलाटमेंट करवाई थी या अपने कब्ज़े में काबिज़ नाजायज़ थे, तो उस पर भी हुकूमत ने जो है पिछले 4 सालों में रेड एंट्री करके उनको कानूनी तौर पर जो है कागज़ों में उनको बेदखल कर दिया था। रही बात अब मौके के ऊपर कौन बचा हुआ है, मौके के ऊपर वही बचा हुआ है जिसके पास अल्टरनेट कहीं पे सोल्यूशन नहीं है, जिसके पास जगह नहीं थी या मकान दूसरा नहीं है। उसमें गरीब भी हो सकता है, उसमें अमीर भी हो सकता है, लेकिन उसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि जो हुकूमत है तो गरीब को बिल्डोज़र फेरेगी और जो है अमीर को छोड़ देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसी बात है कि ये जो लैंड रिट्रीव हो रही है, स्टेट लैंड है, या आपको लगता है कि और कोई बहुत सारी ज़मीनें हैं, चरांद को और काचराई को छोड़ के उस पर तो जो गवर्नमेंट है वो भी कभी जो है उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि वो चरांद के लिए है। काचराई, ये मखसूस काचराई जो होती है लोगों के मवेशियों, माल मवेशियों के चराने के लिए होती है और ओपन स्पेस होती है, वहाँ तो आपको डारा भी अलो नहीं है। हाँ, अगर होगा सीजनल डारे होते हैं, जैसे आप डोको में जाएंगे सीजनल डारे होते हैं जो 3 महीने के लोग जाते हैं, तो उसमें लेकिन पुराने ज़माने से उनकी अलाटमेंट होती है मरले पे, 2 मरले पे, बाकी सारा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी
पुंछ सिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जो चरांद है, काचराई है, स्टेट लैंड है, जहां पर लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है। तो उसी को रिट्रीव करने के लिए जो है उसी तरह के जो रकबा जाते हैं गवर्नमेंट ने अहकाम जारी किए हैं, और जिसमें अभी हमारे तहसील लेवल के ऊपर तहसीलदार साहब हैं, नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने अहकाम जारी किए हैं। और ये अहकाम आज ही नहीं हुए, इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जाए कि वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की रिसेंटली जो है जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ताशीर अबस्तान जी हैं, उन्होंने एक डायरेक्शन दी है, उन्होंने एक जजमेंट पास की है, जिसमें उन्होंने खुसूसी तौर पर जो है एक स्ट्रक्चर पास किया गवर्नमेंट के खिलाफ कि 5 साल आज से पीछे 5 साल तक की कोई भी वायलेशन अगर हुई है, इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है, उसको गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है कि वो जल्द से जल्द उस इंक्रोचमेंट को हटा दे और उसको जो है डिसमेंटल करे, और जो लैंड लोगों ने जो है कब्ज़ा किया हुआ है उसको रिट्रीव करे। तो इस हवाले से वो लोग जिनको लगता है कि उनके पास ज़मीन अगर है, उनके पास मालकाना हकूक़ हैं, या किसी तरीके से उनके पास जायज़ तरीके से वो उसका कब्ज़ा है या उनकी अलाटमेंट जायज़ है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑफिस है, कोर्ट से वो रुजू कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो वाक़या में गैर कानूनी तरीके से इलीगल ऑक्यूपेंट है, इलीगल तरीके से उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, उन लोगों को कोई भी जो है इसमें सेफ गार्ड नहीं है, उन लोगों के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उनको बचा सके। हाँ, बेहतर यही है कि वो खुद लैंड जो है वो छोड़ दें कानूनी तरीके से। जो डिप्टी कमिश्नर हैं या तहसीलदार साहब हैं, उनको वो ज़मीन हवाले कर दें। और जो गैर कानूनी तरीके से मकान बने हैं, अगर वो म्यूनसिपैलिटी से नक्शा पास हुआ है तो म्यूनसिपैलिटी ने भी उनके कागजात देखे होंगे कि क्या इनके पास मालकाना हकूक़ थे, तो जिसका नक्शा तो म्यूनसिपैलिटी से पास है, तो उनके पास एक राइट बचने का ये है कि म्यूनसिपैलिटी ने उनका नक्शा पास किया है, उनके पास मालकाना हकूक़ थे, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उनको एनओसी मिला है या इन्होंने दिया है, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके मकान को तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग जिनका नक्शा पास नहीं है या जिनकी इलीगल इंक्रोचमेंट है, इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, तो उनके लिए ये खतरे की घंटी ज़रूर है। या उन जितने भी ये इलीगल अक्रोचमेंट जिन्होंने की है, 3 मरले पे मकान बनाए हुए, या 4 मरले या 5 मरले पे, क्या उन सब पे बुलडोज़र फिरने वाले हैं? देखिए, बात तो अभी कहीं बुलडोज़र की तो नहीं चल रही है, किसी ने ये नहीं कहा कि हम बुलडोज़र मारेंगे। एक नोटिफिकेशन निकली है, उन्होंने अब तहसीलदार साहब के ऑफिस से, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से नोटिस निकला है, लोगों को अवेयर किया है कि जिन के पास या जिसके पास स्टेट लैंड है या इलीगल जो अराजी है, वो उसको जो है उससे कब्ज़ा अपना छोड़ दे, मकानों को खाली कर दे, मकानों को खुद ब खुद मिसमार कर दे। गरीब ने जहां अपनी पूरी मेहनत करके पूरी ज़िंदगी उसने लगा दी, जितने पैसे जमा किए, उसने एक छोटा सा मकान बनाया, क्या अब उस मकान से उसको निकलना पड़ेगा? देखिए, एक मैं वकील हूँ, मैं बात करूँगा वो जो होने वाली होगी, और मैं गवर्नमेंट एडवोकेट हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। वो गरीब जिसने मकान बनाया, उसने तो ज़मीन किसी से ली होगी, चाहे वो अमीर था, कुछ था, तो मैं तो डायरेक्टली उस शख्स से कहूँगा कि जिसको उसने ज़मीन बेची, जिसने उससे 1 लाख 2 लाख रुपया लिए, उसको पूरा हक है वो कोर्ट में आए और अपने पूरे मकान का खर्चा और जो ज़मीन उसने ली है, जो पैसा उसके पास प्रूफ है, वो उस ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ यहाँ कानूनी तौर पर केस फाइल करे कि तू ये ज़मीन मेरे को नहीं बेच सकता था, तो तूने मुझे बेची कैसे, लिहाजा मुझे ज़मीन के पैसे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और जो उसके ऊपर मकान मैंने बनाया उसके ऊपर 3, 4, 5 लाख रुपया बनाकर ये मेरा पैसा जो है दे। तो उसके लिए वो कंपनसेशन कोर्ट से क्लेम कर सकता है और वो पूरा मुआवजा उस शख्स से लेने का हकदार है। बज़मी साहब, पहले कई लोगों के इंतकाल भी किए गए, अब लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर हमें पहले ज़मीन देनी नहीं थी गवर्नमेंट ने, तो हमारा इंतकाल किस लिए किया? इसमें कसूरवार कौन है? क्या गवर्नमेंट इसमें कसूरवार है जिन्होंने पहले इंतकाल किए, लोगों को ये दिया कि आप इस पर रह सकते हो? किस तरह से इस चीज़ को देखिए, जो वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप राइट जिसको हम रोशनी एक्ट कहते हैं, वो बना तो उसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक कोरिजेंडम भी जारी किया था और साथ में किया था कि ये कानून जो है हमने जो है इसको हटा दिया है, लिहाजा जिसको बेनिफिट मिला है रोशनी एक्ट से वो इस्तेफादा। क्यों कि लोगों को, हुकूमत को तो शायद ये मालूम था कि लोगों के पास 1 कनाल जगह होगी, 10 मरले जगह होगी, तो वो रोशनी एक्ट में जाके अपना पैसा जमा करवाएंगे और उनको मालकाना हुकूक दिए जाएंगे। लेकिन जब लोगों ने फॉर्म बरात, किसी के पास 50 कनाल ज़मीन है, किसी के पास 100 कनाल ज़मीन है, तो वो वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप राइट आपको स्टेट लैंड को कन्वर्ट करने के लिए तो नहीं दे सकते हैं ना, कि आपके पास वो ज़मीन कि जिसको आपका हक ही नहीं लेने का, और रोशनी एक्ट की आड़ में आप 150, 200 कनाल ज़मीन लेंगे। तो गवर्नमेंट ने सोचा ये तो एक किस्म की मौकरी बनेगी। 150, 200 कनाल का आपने जहाँ जिक्र किया, ये तो बड़े लोगों के लिए हो गया ना, जिन बड़े लोगों ने ज़मीन कैप्चर की, स्टेट लैंड हो गई या दूसरी रोशनी लैंड होगी। लेकिन जो गरीब इंसान जिसने रोशनी एक्ट के तहत ज़मीन ली है, क्या उस पर भी अब बुलडोज़र फिरने वाला है? क्या जो बड़े लोग हैं वो बच जाते हैं? अब गरीब लोगों का ये कहना है कि बुलडोज़र जो है गरीब पे ही चलेगा,
अमीर कहीं ना कहीं इसमें भी साइड हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको भी छोड़ा जाएगा। देखिए, गरीबों को तो ये मालूम होना चाहिए था कि अगर किसी को हमारे पास लोग आते हैं, हम तो लोगों को सजेस्ट करते हैं कि कभी भी आप सरकारी ज़मीन है मत खरीदिए, क्योंकि बेच नहीं सकता है कोई। अगर ऐसे अमीर लोगों ने जिनके पास इतनी ज़मीनें थी, पुंछ में भी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ हमारे खोड़ीनार से ऊपर वाला एरिया जो है 550 कनाल रकबा जो है काचराई का है, चरांद है जो, ठीक है। लोगों ने इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू की थी, डीसी साहब ने बंद करवा दी, क्यों? इलीगल थी, ठीक है। बिलो दी नोज ऑफ द ऑफिसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, तो वो बंद हो गया। वहाँ पे नहीं, क्यों? वो उसके ऊपर किसी को मालकाना हकूक तो मिल ही नहीं सकते हैं ना, वो चरांद है, ठीक है। कुछ अरसे में रकबे में कब्रिस्तान है, 2-2.5 कनाल में कब्रिस्तान है। तो ऐसी जगह जो शुरू से ही जो है कानूनी तौर पर आप जिसको ख़रीद नहीं सकते हैं, जहाँ पर आप मकान बना नहीं सकते हैं, तो वो तो गैर कानूनी है ना। तो गैर कानूनी को सरकार कैसे आपको जो है कानूनी करार दे? तो नहीं दे सकती है ना, क्योंकि हुकूमत जो कानून बनाती है वो सबके लिए बनाती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने सरकारी रकबा बेचा, गरीबों को बेचा, उनको जो है इस तरीके से झांसे में फंसाया कि आप लाख रुपए की ज़मीन है तो 50,000 रुपये मरला ले लो, तो गरीब को ये लगता था शायद मेरा मकान बन जाएगा। तो ऐसे गरीबों को मैं ज़रूर कहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि वो गरीब जिन लोगों ने ऐसे अमीर लोगों से जो है, जिन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ा किया है और आपको सरकारी ज़मीन दी है, आप अदालत में आइए, उनके खिलाफ केस फाइल कीजिए कि इन्होंने धोखे से हमें सरकारी ज़मीन दी है, हमसे इतना पैसा लिया है, हमने मकान बनाया। तो वो पैसा जो है आप ऐसे अमीर लोगों से आप जो है वो मुआवजा क्लेम कर सकते हैं, और डबल रकबा जो है आप उनसे जो डबल रकम जो है जो आपने खर्च की है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, और आपको पूरा हक है। अदालत में आइए, हम लोग बैठे हैं, हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मज़मी साहब, इससे पहले भी जहाँ आपने कहा कि किसी से खरीदी होगी, कई लोग ऐसे भी हैं जो जहाँ पे ज़मीन खाली देखी या किसी के साथ अगर वरासती रकबा है तो उसके साथ ही अगर स्टेट लैंड पड़ती हो तो उसमें भी जाके अपना घर बना लेते हैं। अगर किसी ने इंक्रोचमेंट किया है, क्या वो भी हटाई जाएगी? देखिए, हर आदमी को तो पता है उसकी ज़मीन कौन सी है, उसका मलकीती रकबा कौन सा है, उसका खसरा नंबर क्या है। ऐसा तो कोई नहीं है, ये कोई भी शख्स नहीं कह सकता है कि उसको ये मालूम नहीं है कि सरकारी रकबा कौन सा है और मलकीती रकबा कौन सा है। ये तो हर इंसान को पता होता है। हाँ, लालच में आके वो अपनी मलकीती रकबे को छोड़ के सरकारी ज़मीन में वो अपना मकान बनाता, उसको तो मालूम है ना कि मैंने कि इल्लीगल जगह पर बनाया है। हाँ, एक ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, हाँ उसमें गवर्नमेंट एक ऐसा कानून बना सकती है, या मैं सुजेस्ट कर सकता हूं कि अगर किसी ने सरकारी जगह पे अपना मकान बनाया है लेकिन उसके पास अपना मलकीती जगह भी है, तो गवर्नमेंट को उसके बदले में उतनी ज़मीन वो अपनी मलकीती रकबे में दे सकता है। तो ऐसी सूरत में उसका मकान और जगह जो है बच सकती है। लेकिन वो ऐसा पॉलिसी या कानून अभी बना नहीं है। ऐसा कानून जो है गवर्नमेंट बना सकती है, गवर्नमेंट को अपने रकबे से वास्ता है। तो अगर वो लोग जिनके पास 2 कनाल 3 कनाल ज़मीन जो है स्टेट लैंड की मारी है, उसके ऊपर बिल्डिंग है तो वो ज़ाया हो रही है, तो वो अपनी मलकीती ज़मीन में से अगर ऐसा कोई आर्डर पास होता है तो वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाती है तो शायद लोग बच सकें। जम्मू कश्मीर में 70% मकान हैं वो स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड या काचराई में बने हुए हैं, तो क्या सरकार 70% जितने भी ये लोग रहे सबसे खाली करवाएगी? देखिए, कानून तो सबके लिए है ना, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग तो नहीं है। देखिए, मैं अगर ज़ाती तौर पर मुझे कहेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमको भी दुख लगता है कि एक गरीब का मकान अगर गिरेगा तो हमको तो पता है कि उसने बरसों से अपनी माया पूंजी जोड़ के रखी होगी और उसने अपना मकान बनाया होगा। दुख तो हमें भी लगता हूँ, क्योंकि मैं भी एक दिल रखता हूँ। लेकिन जहाँ पर कानून की बात आती है, जहाँ पर आपको लीगल और इलीगलिटी की बात आती है, वहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है, जस्टिफाई करना है ना। गवर्नमेंट कभी भी किसी के लिए जो है ना वो हमदर्दी से कानून तो नहीं बनाती है ना, वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर पॉलिसीज़ बनाती है, उसके बीच में अच्छा बुरा नफ़ा नुकसान देख कर पॉलिसी बनाती है। अगर हम ये चीज़ सोचेंगे फिर तो कोई भी कानून नहीं बन सकेगा ना, फिर तो अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। ये तो यही होगा कि अगर एक अमीर की जो बिल्डिंग करोड़ों की है वो भी गिरेगी, और अगर कहीं गरीब का मकान 1-2 लाख का होगा वो भी गिरेगा, तो नुकसान तो बराबर होगा ना। लोगों का तो ये कहना है कि अब जो बलडोज़र चलेगा वो गरीब पे पहले चलेगा और अमीर पे बाद में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, गरीब को तो फिर भी हो सकता है चांस मिलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दिए जाएंगे। अमीर तो पहले से वाकिफ़ है, अमीर तो पढ़ा लिखा है, अमीर को तो पता है कि मैंने कौन सा गैर कानूनी काम किया है। लिहाजा इस तरीके से ये कोई मत सोचे कि गरीब के ऊपर बुलडोज़र चलेगा, गरीब को पहले हटाया जाएगा और अमीर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ये गलत सोच है। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। पहले 3 महीने का टाइम निकाला था, 3 महीने की डेडलाइन दी गई थी, उसके बाद 20 दिन का टाइम। आखिर इतनी जल्दी क्या है कि 31 जनवरी से पहले तमाम डीसी को ये आर्डर दिया गया है कि जल्द से जल्द आप इलीगल एंक्रोचमेंट को हटा दें। एक कड़ाके की सर्दी है,
हो क्या रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट के पास होती है। जहाँ पे कहीं लगता है, आपको ये भी देखा होगा कि किसी गरीब के पास, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, रेड क्रॉस में से डीसी साहब उसको टेंट भी देते हैं, उसको रहने के लिए जो है पूरा सामान देते हैं। रेड क्रॉस इसीलिए तो बनाया गया है ना, कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास मकान नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, ज़लज़ले से किसी का मकान तबाह होता है, लैंडस्लाइडिंग होती है, उसके मकान उड़ जाते, तो यही डीसी साहब तो हैं जो उनको टेंट फराहम करते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं, उनको खाने के लिए सामान फराहम करते हैं। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा, एक चीज़ और समझने की कोशिश करूँगा। आपने टेंट का जिक्र किया कि टेंट देंगे, अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी अपनी स्टेट लैंड वापस लेगी, काचराई वापस लेगी, फॉरेस्ट लैंड में जाने नहीं देते, तो वो लोग टेंट लगा के कहाँ पे रहेंगे? दरिया पे रह नहीं सकते, सड़क पे रह नहीं सकते, कहाँ पे आखिर वो रहेंगे कहाँ? जिनके पास अपनी ज़मीन है, मालिकाना जिनका हकूक़ है, वो तो उस पर रहने नहीं देगा किसी को कोई। देखिए, मैं आपको एक बार बताऊंगी, सिटी की जो पॉलिसीज़ और गाँव की पॉलिसीज़ जो है ना, मैक्सिमम ये पॉलिसीज़ जो हैं लैंड के लिए हैं। मकान तो बहुत सारे कम होंगे जो इलीगल तरीके से बनाए होंगे, उनके लिए रिहेबिलिटेशन क्या होती है कि अल्टरनेट मकान तो सबके पास है। जिस तरह से कोई गाँव में से छोड़ के आया है, उसने सिटी में मकान बनाया, तो गाँव में तो उसका मकान इंटैक्ट है, उसकी ज़मीन जायदादी जदी पिदरी ज़मीन उसके पास है, तो जब तक उसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकलता है तो वो अपना अरेंजमेंट कर सकता है। हाँ, इक्का दुक्का गाँव का बताएं आप। मैं सिटी का भी बोल रहा हूँ ना, मैं अब सिटी में अगर किसी के ने मकान बनाया है, वो तो उसकी हेडेक है ना, उसने गैर कानूनी तरीके से क्यों बनाया। मैंने तभी कहा था कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि अगर आपको कानून के बारे में नहीं पता है तो आप ये नहीं कहते मुझे नहीं पता था जनाब तो मैंने गलती होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो किसी के लिए गुंजाइश नहीं है। जुर्म जो है वो जुर्म है। आप कहोगे मुझे मालूम नहीं था, नहीं, उसमें लीनियंसी कोर्ट ले सकता है कि आपको 2 साल के लिए जेल में नहीं डालेगा, 1.5 साल के लिए डालेगा और 6 महीने के लिए जुर्माना करेगा, तो इतनी लीनियंसी होती है। बाकी आपको होगा कि अदालत से आपको कोई बिल्कुल ही छोड़ देगा, वाइट जो क्लीन चिट दे के देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट को अगर लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं, जिनके पास वाकई में रहने के लिए जगह नहीं है, मकान नहीं है, तो उनको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है और उनको गवर्नमेंट रिहेबिलिटेट करेगी भी। और ये जो ज़मीन स्टेट लैंड या आपको लगता है कि इलीगल कहीं पे कंस्ट्रक्शन हुई है, चरांद को और काचराई को छोड़ के वहाँ पे तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ना ही वो किसी को अलाट की जाएगी। हाँ, जो स्टेट लैंड है, तो वो लोग जिनके पास मकान नहीं है उनको उस ज़मीन में से, मुझे लगता है जो गवर्नमेंट की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, डेवलपमेंटल स्कीम्स होती हैं, तो उन गरीबों को जिनके पास मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, छत नहीं है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ज़रूर उनको जो है उनके लिए गौरवखोज किया जाएगा। और मुझे लगता है ऐसे लोगों को जो है कुछ हद तक जो है उनको ज़मीन दी भी जाएगी, 2 मरले हो, 3 मरले हो, जिसमें वो अपना सर डांगने के लिए जो है वो मकान ज़रूर बनाएंगे। फाइनली आप लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जिन्होंने स्टेट लैंड पर इलीगल अक्रोचमेंट किया है, क्या वो खुद ही छोड़ के उसको चला जाएँ? देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि कोई भी गैरकानूनी काम जो होता है वो शुरू से ही गैरकानूनी होता है, वो बीच में आगे नहीं बनता है। तो लिहाजा आप ऐसा कोई भी सौदा मत करें जहाँ पे आपको मालूम हो कि ये ज़मीन जो है ये मलकीती नहीं है। आप ऐसी ज़मीन मत खरीदिए जिसके स्टेटस के बारे में आपको मालूम नहीं है। ऐसा मकान जिसके कागजात आपको बैनामा नहीं करवा सकते, ऐसी प्रॉपर्टी मत खरीदिए। लेने की बात तो अलग है, जो अभी गाइडलाइन निकाली गई है 20 दिनों के अंदर जो है इलीगल अक्रोचमेंट हटाई जाएगी, उन लोगों के लिए क्या आपका मैसेज? देखिए, अभी भी वो लोग जिनको पता है कि हमारा, उनको खुद मालूम है लोगों को कि हमने इलीगल इंक्रोचमेंट किए, वो तो अभी से ज़मीन ढूंढना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं उनको भी अभी कहूँगा कि अब भी जल्दबाजी मत कीजिएगा कि कोई आपको झांसे में फंसा के गए ये मलकीती ज़मीन है तो ले लो, आपको 5 लाख 6 लाख रुपये हम मर्रा देंगे। तो इस वक्त तो लैंड ग्रैबर्स हैं, वो ज़मीन और आवाम को तो लूट रहे हैं ना। उन लोगों में ऐसे भी लोग हैं जो 500 दिन का कमाते हैं और शाम को खाते हैं, वो कैसे नई ज़मीन लेंगे? ये सोचने वाला। यहाँ पर पुंछ में लेबर सराय भी बनाई गई जो लेबर्स के लिए बनाई गई थी। पहले यहाँ पे होते थे जिसमें 50-100 लेबर रहते थे। ठीक है, हम तो कहेंगे ऐसे शेड्स, ऐसी जो हैं लेबर सराइज, ऐसी सराय बनाई जाएं जहाँ पर कम से कम 150-200 लोग जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो मैं आपको बताता हूँ कि जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो मंडी से आते हैं, सावजियाँ से, लोरन से आते हैं, तो हमने तो रिहेबिलिटेशन के लिए डीसी साहब से हमेशा गुजारिश की है कि आप 2 कनाल 3 कनाल जगह पर आइडेंटिफाई करें और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं जहाँ पर ऐसे लोग, क्योंकि अगर हर स्टेट में कहीं जाएंगे ऐसे बड़ी बड़ी सराइज बनाएगी जहाँ 150-200 लोग रहते हैं, तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग बेघर हों। हाँ, ऐसे लोग जिनके पास मीन्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं तो चाहूँगा कि गवर्नमेंट को उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, लीनेंसी बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी, ये तो आपने इसलिए पूछा था कि जो कानून नाफिज हो रहे हैं उसके बारे में, लेकिन इसके अलावा, क्योंकि मैं
ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान हूँ, एक दिल रखता हूँ, तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि ऐसे कानून जिनसे डायरेक्ट इफेक्ट गरीब के ऊपर पड़े तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ज़रूर सोचें कि उस गरीब को रिहेबिलिटेट करने के लिए ज़रूर पॉलिसी बनाई जाए कि अगर उसको हम एक जगह से खदेड़ते हैं तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए वो ज़रूर कोई पॉलिसी बनाएंगे। शुक्रिया बज़मी साहब। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट बज़मी साहब डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। छोटी सी पेशकश थी खालसा न्यूज़ के लिए, आप बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।